पेपर्स या प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए. पक्की ईंटों से बनी इमारत। बी. प्रथम असली मेहराब। सी. पूजा स्थल। डी. कला और वास्तुकला। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी जिसमें नगरों को सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लोग प्रकृति पूजा करते थे, इसलिए पूजा स्थलों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। कला और वास्तुकला का उन्नत विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? ए. कुल। बी. वंश। सी. कोश। डी. गोत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कुल, वंश तथा गोत्र का संबंध परिवार से है, जबकि कोश शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए कोश को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ए. इंद्र और उनका हाथी। बी. उर्वशी का स्वर्ग। सी. पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। डी. सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मुंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। अगला प्रश्न, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए. सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। बी. सिकंदर लोदी, बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोदी। सी. बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोदी। डी. बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। पहला, बहलोल लोधी जो 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहे। दूसरा, सिकंदर लोदी जो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक रहे। तीसरा, इब्राहिम लोदी जो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहे। अगला प्रश्न, 12 मासा की रचना किसने की थी? ए. अमीर खुसरो। बी. इसामी। सी. मलिक मोहम्मद जायसी। डी. रस खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ए. देवराय एक। बी. कृष्ण देवराय एक। सी. देवराय दो। डी. कृष्ण राय दो। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय जो 1424 ईस्वी से 1446 ईस्वी के शासनकाल में फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का अमूल्य विवरण दिया है। अगला प्रश्न, भारत से व्यवसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? ए. पुर्तगाल। बी. हॉलैंड। सी. इंग्लैंड। डी. फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री पुर्तगाली थे।
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट यानी कि भारत पहुंचा। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध या डी हल्दी घाटी का युद्ध? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता सन 1764 ईस्वी का बक्सर युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए सक्षम नहीं बची, अतः यह निर्णायक युद्ध था। अगला प्रश्न, सिगौली की संधि हुई थी ए वर्ष 1800 में, बी वर्ष 1803 में, सी वर्ष 1805 में या डी वर्ष 1815 में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पैरल बेटशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शाह शुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1798 से 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कथन चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण चांद अपने अक्ष पर 23/2 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, या डी ए गलत है किंतु आर सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन, 7 घंटा 43 मिनट और 11.37 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में भी इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि सदैव चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई देती है। अगला प्रश्न, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? ए मंगल, बी बुध, सी नेपच्यून, डी प्लूटो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह लाल गेंद की तरह प्रतीत होता है। यहाँ पर जीवन की काफी संभावना है।
वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेषण कार्य जारी है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, नेपच्यून और यूरेनस को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। वर्तमान में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड होता है, जिसमें निकल तथा लौह की प्रधानता होती है। इसे निफे भी कहा जाता है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा कुल प्रणयमान 32% है। यह परत तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण ठोस की तरह आचरण करती है। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और 23 सितंबर, डी 21 जून एवं 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, जबकि दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती हैं। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अगला प्रश्न, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, बी उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, सी उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है, डी उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः चमकती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की दशाएं होती हैं। इस स्थिति में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है। अगला प्रश्न, भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? ए इनमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है, बी इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है, सी इनके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मृदाएं फैली हुई हैं, या डी इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के शैल समूहों में गोंडवाना शैलों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल संचित भंडार का
96% कोयला गोंडवाना काल का है, जिनसे कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय पठार में संचित यह कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए. नल्लामलई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बी. अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। सी. नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। या डी. अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम निम्नवत है। पहला, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में अवस्थित है। दूसरा, जवादी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के पूर्वी घाट में अवस्थित है। तीसरा, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित है। चौथा, अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए. भवन पहाड़ियाँ, बी. गारो पहाड़ियाँ, सी. खासी पहाड़ियाँ, डी. जयंतिया पहाड़ियाँ, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। शिलांग मेघालय पठार पूर्वोत्तर भारत में स्थित मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक पठार है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें या किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? एक, कैम्बे बेसिन, दूसरा कावेरी बेसिन, तीसरा कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन एवं कृष्णा गोदावरी बेसिन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है जो अवसादी चट्टानी संरचनाओं में मिलती है। भारत में 47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शैल गैस का भंडार स्थित है। गोंडवाना शैलों में शैल गैस का वृहत्तम विस्तार पाया जाता है। शैल गैस बालू एवं चूना पत्थर जैसी चट्टानों से पैदा होती है। बालू एवं चूना पत्थर पर दबाव पड़ने से शैल गैस उत्पन्न होती है, जो कि एक तरल प्राकृतिक गैस की अपेक्षा स्वच्छ और सस्ती होती है। दामोदर बेसिन, बंगाल बेसिन, विंध्य बेसिन भारत में इसके विस्तार क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके बड़े भंडार होने की संभावनाएं जताई गई हैं। शैल गैस के संबंध में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विश्व के कुल तेल उत्पादन के 12% की क्षमता को पूर्ण कर सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए. B.R. अम्बेडकर ने, बी. महात्मा गांधी ने, सी. दीनदयाल उपाध्याय ने, डी. मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए. 26 जनवरी 1950 को, बी. 11 फरवरी 1948 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, या डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।
11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष एवं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह तथा 17 दिन के समयांतर्गत भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। ए, यूनाइटेड किंगडम, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, यूएसएसआर, डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरावलोकन का विकास जिस रूप में अमेरिका में हुआ है उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि मूल विधि देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं। इस संबंध में हमारा संविधान बहुत कुछ अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। संविधान देश की मूल विधि है, अतः विधायी अधिनियम को चाहे वह संघ का हो या राज्यों का मूल विधि के अनुरूप होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 36, सी, अनुच्छेद 74। सूची 2, संशोधन प्रक्रिया, मंत्री परिषद, समानता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। कूट ए 2143, बी 4132, सी 1234, डी 3421। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें नागरिकों एवं विदेशी व्यक्तियों के समानता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 36 राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करता है, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें साधारण संशोधन और विशेष संशोधन के प्रावधानों का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन यानी कि 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच.जे. लास्की, डी के.सी. वियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। के.सी. वियर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य माना है। इनके अनुसार भारत पूर्ण संघात्मक राज्य की अवधारणा पर खरा नहीं उतरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी का काम करती है। इससे संविधान में निहित मूल्यों और अपेक्षाओं की झलक मिलती है। संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार के भारत की कल्पना की थी, इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की समानता और स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए उपबंधित है।
इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है और यह भी कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए. इंदिरा साहनी वाद, बी. शंकरी प्रसाद का वाद, सी. रुदल शाह का वाद, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्नानुसार किसी भी वाद में मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई है। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, बी. नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, डी. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न में उल्लेखित राज्यों को संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्रदान करने का सही कालक्रम इस प्रकार है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन, दूसरा, विधि के समक्ष समता, तीसरा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 3, बी. 2 और 4, सी. 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य के तीनों अंग यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल मानी जाएंगी और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं या सीमा से अधिक किया जाता है तो जनता उनके आचरण को चुनौती दे सकती है और न्यायालय उनके आचरण में सुधार करेंगे। किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार की असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। सभी व्यक्तियों को विशेषाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? ए. वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, सी. किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या डी. जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उपयुक्त विकल्पों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का एक परिचायक है। किसी देश के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिमाण बताती है। दूसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। ए. अल्प रोजगार, बी. मुद्रास्फीति, सी. बचतों का निम्न स्तर, या डी. गैर मौद्रीकृत उपभोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से गैर मौद्रीकृत उपभोग एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह एक अप्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला स्रोत है। तीसरा प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ए.
तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी छठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना में योजना आयोग का लक्ष्य गरीबी हटाओ, निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में से निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? ए, ऐसी बालिकाओं के लिए जो ग्रामीण परिवारों में जन्मी एकल संतान है, छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन योजना है। बी, ऐसी ग्रामीण महिला खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने किसी भी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन योजना है। सी, ये कंप्यूटर शिक्षा के लिए ग्रामों में विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन योजना है। या डी, यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार ग्रामीण भारत के लोगों का बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान के रूप में स्वच्छता कवरेज को बढ़ावा दे रही है। इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामों, पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों को पूरी तरह से स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त रखने के लिए अक्टूबर 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार NGP नामक एक प्रोत्साहन आधारित पुरस्कार योजना शुरू की तथा अपनी महत्वपूर्ण योजना संपूर्ण स्वच्छता अभियान यानी कि TSC के एक घटक के रूप में 2005 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना थी। अगला प्रश्न, कापाट का संबंध है ए, कंप्यूटर हार्डवेयर से, बी, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, सी, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, या डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कापाट यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का गठन 1986 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना है। कापाट की 9 प्रादेशिक समितियां या केंद्र स्थापित किए गए हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। प्रादेशिक समितियों को अपने अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं की 25 लाख रुपए तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त हैं। ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत कापाट का नया नाम गंगोत्री यानी कि गवर्नमेंट इन एक्शंस विद एनजीओ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और रूरल इंडिया कर दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि ए, गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सी, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, या डी, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में आधिकारिक रूप से गरीबी रेखाओं के उच्चतर होने का कारण भिन्न राज्यों में कीमत स्तर का अलग अलग होना है। मूल्य स्तर किसी नियत वर्ष में राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिसके कारण खपत, जनसंख्या की स्थिति, पोषक तत्वों आदि स्थितियां भी इसे प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रांत में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ए, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी, अवध कमर्शियल बैंक, सी, पंजाब नेशनल बैंक या डी, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला बैंक था जिसमें सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारतीय थे। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। इसका मुख्यालय तत्कालीन फैजाबाद में स्थित था। पूरी तरह बंद होने से पहले यह 1958 तक कार्यरत था। इसकी कोई शाखाएं नहीं थी और यह बहुत ही स्थानीय स्तर पर काम करता था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना आरंभ की गई। ए, 25 अगस्त 2014 को, बी, 26 अगस्त 2014 को, सी, 27 अगस्त 2014 को, डी, 28 अगस्त 2014 को, ई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं, नियमित बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तथा पहुंच सुनिश्चित करता है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसके तहत खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। ए, आरक्षित नकदी या कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी, संवैधानिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी, देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, अर्थात यह उस देश की जनसंख्या की बोधगम्यता और साथ ही जनता में बैंकिंग के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके ए, शेयर धारक होते हैं, बी, लेनदार होते हैं, सी, देनदार होते हैं या डी, निदेशक होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऋण पत्र या डिबेंचर एक तरह का प्रमाण पत्र है जो जानकारी देता है कि कंपनी निवेशक को एक निश्चित राशि देगी। इस भुगतान में मूल राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। ऋण पत्र से कंपनी दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती है। इसमें कंपनी निवेशकों को एक निश्चित प्रतिशत पर प्रतिवर्ष ब्याज देती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं। जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है तब कंपनी ऋण पत्र जारी करके पूंजी प्राप्त करती है। कंपनी उस ऋण की एक रसीद ऋण पत्र के रूप में प्रदान करती है। ऋणदाता को कंपनी में प्रबंध या मताधिकार नहीं होता। सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ए, तिरछी, बी, अनुदैर्ध्य, सी, विद्युत चुंबकीय, डी, ध्रुवीकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम से कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों के अन्य उदाहरण भूप, विस्फोट आदि है। अगला प्रश्न, भारी पानी वह पानी होता है। ए, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। बी, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है।
डी, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसके द्वारा भारी पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम होता है ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बैबेज, सी आइजैक न्यूटन, डी जॉन एडम्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रसिद्ध खगोलविद आइजैक न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में सन 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रकाशित किया। इस नियम के अनुसार पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, परम शून्य ताप क्या है? ए किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, जिसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कोबाल्ट 60 यह आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अन्य गामा किरणों की अपेक्षा उच्च तीव्रता वाली गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। गामा किरणों की भांति सभी किरणें इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न नहीं होती हैं, अतः दिए गए अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वॉलेस ने, डी हक्सले ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 12 फरवरी 1809 को जन्मे ब्रिटेन के प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार लाखों वर्षों के दौरान इंसान बंदर से इंसान के रूप में पहुंचा। उनके इसी योगदान के चलते 12 फरवरी 2009 को उनके जन्म की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, बी क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, सी डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, डी क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग है। यह डायटम फाइटोप्लेटिन का मुख्य प्रकार है और आहार श्रृंखला में उत्पादक की भूमिका निभाता है। क्रिस्टेशियन आर्थ्रोपोडा संघ का एक वृहद समूह है, जिसमें केकड़े, क्रेल, श्रिम्प, लॉबस्टर आदि शामिल हैं। ये जून प्लैटन है जिनको हेरिंग मछलियां भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। हालांकि जीवन की शुरुआत में हेरिंग फ्लाइटोपैंटम पर निर्भर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, ज़ूप्लैंक्टन को भोजन के रूप में ग्रहण करने लगती हैं। अगला प्रश्न, ज़ेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए शिशु, बी महिलाएं, सी त्वचा की बीमारी, डी वृद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जेरंटोलॉजी का संबंध वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्रक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट
एवं बड़ी बड़ी रस धमनियां होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।